हेलो स्टूडेंट्स, निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है बेटा। जैसा कि आपको पता है कि निशांत क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और इस टेस्ट सीरीज का हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत फायदा होता है। ठीक है, बच्चे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, इन पेपरों के माध्यम से अपनी परसेंटेज में ग्रोथ करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। हमारे यहाँ पर 12th एंड 10th, ठीक है, दोनों बोर्ड कक्षाओं की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है और दोनों ही बोर्ड कक्षाओं के पेपर आपको हल कराए जा रहे हैं। आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी परसेंटेज को ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसलिए हम आपसे यही आशा करते हैं कि टेस्ट सीरीज के पेपर को अच्छे से हल करो, सॉल्व करो, इनको समझो और आंसरों को सही तरीके से लिखने का प्रयास करो। ठीक है, मैं आपको एसएसटी फर्स्ट पेपर सोल्व कराने जा रहा हूं आज निशांत क्लासेस का। ठीक है ना, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज का एक पहला पेपर शुरू हो रहा है आज। ठीक है, तो निशांत क्लासेस टेस्ट सीरीज हमारी जो क्लास है 10th क्लास है, हिंदी मीडियम आरबीएससी का पेपर हम हल कर रहे हैं बेटा। एसएसटी अर्थात सामाजिक का पेपर है, पहला पेपर है। आज 8 दिसंबर 2025 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। हमारी टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ पा रहे होंगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करें। ठीक है ना, जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है उसके सही विकल्प का चयन करना है। आवश्यक बहुत इसमें आवश्यक आंसर है हमारा, इसमें देखना पड़ेगा हमारे को। पहला क्वेश्चन है बेटा, कौन सी मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी? देखना कौन सी मृदा, मिट्टी, ठीक है ना, कौन सी मिट्टी काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी गई है? तो हम सबने पढ़ा है लेटेराइट मृदा। ठीक है ना, लेटेराइट मृदा में काजू की फसल बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मृदा। ठीक है ना, काजू की फसल के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी गई है बेटा? लेटेराइट मृदा। ठीक है, दूसरा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के रचयिता हैं। ठीक है ना, इसमें से लास्ट ईयर भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था बेटा। ठीक है ना, इसमें पूछा था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक महात्मा गांधी के किन विचारों से सहमत है? ठीक है ना, तो अब हमारी बात करते हैं हम, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखी किसने थी? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक सुमेशर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? सुमेशर के द्वारा लिखी गई थी। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब बनाया गया? भारत में वनों और वन्य जीवों को बचाने के लिए सबसे पहला जो कानून बनाया गया वो कब लागू किया गया? तो 1972 इसका आंसर है हमारा। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? 1972 में वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, तीसरा, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा है ये, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो पहले वन और वन्य जीवों को बचाया जाएगा, उसी के बाद में बाघ परियोजना प्रारंभ की जाएगी। तो इतना ध्यान रखना, पहले वन और वन्य जीव मतलब पूरे वन्य जीवों को बचाया गया, वनों को बचाया गया। कब बचाया गया? 1972 में। उसके एक साल बाद बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई? बाघ परियोजना। तो 1972 के एक साल बाद मतलब 1973 में। तो बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई बेटा भारत में? 1973 में। 1973 में जब बाघ परियोजना प्रारंभ की गई तो प्रारंभ में तो बाघों की संख्या बढ़ने लगी, परंतु बाद में वापस बाघों की संख्या में कमी हो गई थी। ठीक है ना, तो बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। पांचवा क्वेश्चन है बेटा हमारा, कौन सा शहर भारत की, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है वो, भारत की राजधानी नहीं पूछा। अगर भारत की राजधानी पूछता तो हम दिल्ली लिखते आंसर। ठीक है, लेकिन उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है बेटा? बेंगलुरु या बेंगलोर? हम दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बेंगलुरु भी बोलते हैं और बेंगलोर भी बोलते हैं।
ठीक है ना। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? बेंगलोर या बेंगलुरु को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एक बात ध्यान रखना, एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला, सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? सीमा सड़क संगठन, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में BRO। क्या बोलते हैं बेटा? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसका गठन 1960 में किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1960 में। ठीक है ना। ये सीमा सड़क संगठन है, यह पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम करता है बेटा। इसके अलावा देश की सीमाओं पर भी सीमाओं को सड़कों से जोड़ने का काम भी सीमा सड़क संगठन का ही है। देश का 95% अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है? तो बेटा हमने सब में पढ़ा था कि देश का 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है ना। कौन से मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। देश का टोटल विदेशी व्यापार का 95% भाग समुद्री व्यापार से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो यहां पर देखो विश्व बैंक ओनली। ठीक है ना। ओनली क्या शब्द पूछा गया? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट की बात करें हम, तो इसमें देशों का वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। विश्व बैंक में विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है बेटा? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। अगला देखो, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसकी गणना करते हैं? अब यहां पर देखना, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जब ज्ञात किया जाता है बेटा, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय का भी स्थान होता है, शिक्षा का भी स्थान होता है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी स्थान होता है। ठीक है ना। तो देखो इसमें प्रति व्यक्ति आय राइट है, ये भी आंसर। ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो उम्र है वो है इसमें, तो जीवन प्रत्याशा दर भी इसमें शामिल की जाती है, साक्षरता दर भी शामिल की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों राइट है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है, औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली संस्था कौन सी है? औपचारिक क्षेत्र। ठीक है। औपचारिक क्षेत्र में जो ऋण देते हैं बेटा, जैसे सहकारी समितियां हैं, बैंक है, इनकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है ना। इनकी गतिविधियों पर कौन सी संस्था नजर रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक इनकी गतिविधियों पर नजर रखती है कि यह कितना ऋण किसको दे रहे हैं, ऋण की ब्याज दर क्या होगी। ठीक है। यह ऋण सभी व्यक्तियों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या केवल अमीर व्यक्तियों को दे रहे हैं या गरीब व्यक्तियों को दे रहे हैं, तो ये पूरी जानकारी कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन रखता है बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋण की शर्तों में सम्मिलित है। ऋण की शर्तों में सम्मिलित है, तो ऋण की शर्तों में बेटा ऋण लेने और देने से पूर्व जो शर्तें निर्धारित की जाती है उसको हम बोलते हैं ऋण की शर्त। अब ऋण की शर्तों में क्या क्या शामिल किया जाता है? ब्याज दर निर्धारण होती या नहीं होती? हम किसी को ऋण देते हैं तो उसको बताते हैं, या बैंक में ऋण देता तो उसका ब्याज दर निर्धारित होता है 8.75, 9.15 या 10.15। ठीक है। दूसरा, समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने योग्य वस्तु
कि हमारे को कोई पैसा दे रहा है, बैंक हमारे को पैसा देता है तो हम बैंक के पास कुछ ना कुछ गिरवी रखेंगे, तभी हमारे को बैंक पैसा उधार देगा या कोई व्यक्ति हमें पैसा उधार देगा। तो समर्थक ऋण उधार भी जरूरी हो गया। आवश्यक कागजात, जब हम बैंक के पास ऋण लेने जाते हैं बेटा तो हम देखते हैं कि बैंक हमारे से इनकम टैक्स, हमारी सैलरी स्लिप, हमारी आय का विवरण पूरा मानता है या नहीं मानता। तो ये तीनों आंसर राइट हुए या नहीं हुए, तो तीनों आंसर राइट हो गए। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आंसर होगा या नहीं होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखो, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया। सूचना का अधिकार जो कानून है बेटा, यह कब लागू किया गया, तो यह अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, सूचना पाने का अधिकार, भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया, अक्टूबर 2005 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2005। अगर यहाँ मंथ भी दिया होता तो हमारे को मान लो यहाँ पे सब जगह 2005 होता और एक जगह अक्टूबर, एक जगह नवंबर, एक जगह दिसंबर, एक जगह जनवरी होता, तो हमारा आंसर क्या होता बेटा, अक्टूबर 2005। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में उसी दिन को क्यों चुना गया, क्योंकि भारत में 24 दिसंबर 1986, ठीक है, भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है ना, भारत में बेटा 24 दिसंबर 1986 को क्या किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसीलिए 24 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयात पर कर किसका उदाहरण है। अगर हम कोई वस्तु आयात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति में हम आयात कर रहे हैं किसी वस्तु को बेटा, तो अगर हम उस पर कर लगाते हैं, आयात की जाने वाली वस्तु पर यदि हम कर लगाते हैं तो यह व्यापार अवरोधक होता है। व्यापार को, अभी आपने देखा होगा अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा, तो ये क्या है, व्यापार अवरोधक है। अब अगर ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो व्यापार टूटेगा, नहीं टूटेगा दो देशों के मध्य, तो व्यापार, विदेशी व्यापार तोड़ने का काम है, रोकने का काम है। ठीक है, तो व्यापार पर कर, टैक्स किसका उदाहरण है बेटा, व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। व्यापार पर कर लगाना किसका उदाहरण माना गया है, व्यापार अवरोधक का उदाहरण माना है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, वैश्वीकरण कहा जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमारे को। खाली स्थान दिया गया है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है वहां पर गहन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है बेटा, गहन कृषि की जाती है। ठीक है ना, जहां पर कौन सी, जिस भूमि पर हमने पढ़ा था, भूमि पर अगर जनसंख्या का दबाव होता है तो वहां पर गहन कृषि की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि छोटे से भूभाग से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, और इस कृषि को हम क्या बोलते हैं, गहन कृषि। ठीक है, बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कौन से राज्य से होता है, राजस्थान से होता है।
किससे होता है बेटा? राजस्थान से बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में, ठीक है ना। आयात तथा निर्यात व्यापार के, क्योंकि व्यापार में आयात भी होता है और निर्यात भी होता है, तो आयात और निर्यात व्यापार के घटक हैं। क्या ये व्यापार के घटक हैं? आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। देखो आगे, भारत में सड़क जाल की कुल लंबाई 62.16 लाख किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत में 2020-21 के अनुसार बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये भारत में जो सड़कों की लंबाई बताई गई है, ये कौन से आंकड़ों के अनुसार है बेटा? 2020-21 के अनुसार है, ठीक है ना। 2020-21 के अनुसार भारत में सड़कों की कुल लंबाई 62.16 लाख किलोमीटर है। भारत में कुल सड़कों की लंबाई 62.16 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित हुआ 2005, ठीक है ना, 2005, ठीक है ना, जिसको मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कब लागू हुआ था बेटा? 2005 में, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम क्या है? मनरेगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वर्तमान में इसका पूरा नाम क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन से क्षेत्र के नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से। क्यों? क्योंकि तृतीय क्षेत्र वस्तु का उत्पादन नहीं करता, यह केवल उत्पादन प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। इसलिए इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं हम? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला देखो, वह कंपनियां जिनका विस्तार कई देशों में होता है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। कौन सी कंपनी कहते हैं बेटा? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंपनियां जिनका उत्पादन अनेक देशों में होता है, जो अनेक देशों में अपना उत्पादन कार्यालय कारखाने स्थापित करती है, उत्पादन करती है, उन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में चालू हुई थी, ठीक है ना। क्यों हुई थी? क्योंकि भारत ने 1991 में क्या किया था? नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, ठीक है ना। जुलाई 1991, इसका आंसर क्या रहेगा? जुलाई 1991 में, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, जुलाई 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, ठीक है। कब की थी? जुलाई 1991 में। इसलिए भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ हुई। हमारा तीसरा क्वेश्चन है बेटा अति लघुतात्मक प्रश्न। प्रश्न का उत्तर या तो एक शब्द में देना है या एक पंक्ति में लिखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा समाज पशु प्रेमी है? तो आप सब जानते हो राजस्थान का केवल मात्र बिश्नोई समुदाय है जो पशु प्रेमी है, ठीक है ना। बिश्नोई समुदाय वह समुदाय है जो अपने प्राणों को त्याग कर भी वन और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। आपने अमृता देवी का नाम सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है ना। आपने और भी अनेक ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जो अपने प्राणों को त्याग कर भी वन और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। उस समुदाय के व्यक्ति जो बिश्नोई समुदाय के हैं, ठीक है ना। ये पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं, वहां अधिक निवास करते हैं। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो चिपको आंदोलन बेटा उत्तराखंड में चलाया गया था, हिमालय के निचले क्षेत्रों में चलाया गया था। यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था।
इसके सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। अगला देखो बेटा, सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं दो कच्चे माल का नाम लिखिए। सीमेंट जब हम बनाते हैं तो सीमेंट को बनाने में कौन कौन से तत्वों का या पदार्थों का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में? तो सबसे पहला तो है चूना पत्थर। पहला क्या है? चूना पत्थर। दूसरा है जिप्सम। तीसरा है सिलिका। कोई से भी दो नाम आप लिख सकते हो, चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका। अगला देखो, भारत का पहला पटसन उद्योग कब व कहां लगाया गया? तो बेटा हमारे को पता है, पहला सूती वस्त्र उद्योग अगर होता, अगर पहला सूती वस्त्र उद्योग पूछता तो वो था 1854 में। ये लगाया गया था मुंबई में, ठीक है। और इसके एक वर्ष बाद, ठीक है ना, इसके एक वर्ष बाद क्या लगाया गया? पटसन उद्योग लगाया गया, ठीक है। तो पटसन, पहला पटसन उद्योग 1855 में कलकत्ता के निकट रिश्रा नामक स्थान पर लगाया गया था। भारत का पहला पटसन उद्योग 1855 में कलकत्ता के निकट रिश्रा नामक स्थान पर लगाया गया था। कृषि आधारित उद्योगों के दो नाम बताइए। ऐसे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं बेटा? ऐसे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। वनों से प्राप्त हो रहा है, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है, कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ऐसे दो उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग होगा एक, दूसरा पटसन उद्योग होगा, तीसरा चीनी उद्योग है। गन्ना कहां से मिलेगा? खेतों से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मसाला उद्योग है, चाय कॉफी उद्योग है, रबड़ उद्योग है। तो ठीक है बेटा, इतने सारे मैंने आपको उदाहरण बता दिए हैं। ये सब कौन से उद्योग कहलाते हैं? कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि इन्हें कच्चा माल कहां से मिल रहा है? कृषि क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं कृषि आधारित उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? मैंने अभी बोला था आपको, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था। और इसीलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कठिनाइयां लिखिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाई होती है। एक तो आवश्यकता का दोहरा सहयोग हो पाया जाता है, सबसे प्रमुख समस्या है। इसमें आवश्यकता का दोहरा सहयोग होता है, पहली समस्या। दूसरी समस्या, इसमें मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती है। इसमें मूल्य निर्धारण में क्या होती है बेटा? कठिनाई होती है। तीसरी समस्या, वस्तुओं को संग्रहित करने में भी समस्या होती है। वस्तुओं को हम संग्रहित करेंगे तो बहुत सारी जगह चाहिए, नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। तीसरी समस्या होगी। चौथी समस्या, अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक समस्या है। जैसे एक व्यक्ति बकरी और हाथी का व्यापार करता है, तो एक बकरी के माध्यम में एक हाथी थोड़ी ना दिया जाएगा, दिया जाएगा क्या? नहीं। तो हाथी के टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। तो अविभाजित वस्तुओं को की भी समस्या होती है, विभाजन नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला मूल्य निर्धारण की समस्या है बेटा, अविभाजित वस्तुओं की समस्या है। तीसरा, वस्तुओं के संग्रह में कठिनाई होती है। चौथा, हस्तांतरण में असुविधाजनक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना भी क्या है? समस्या बोधक है, ठीक है। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा, ठीक है, मनी। अब मुद्रा किसे कहते हैं? हम पढ़ते आए, हम जानते हैं, हमारी जेब में रखा हुआ है, रखी हुई मनी है, वही मुद्रा है। लेकिन वो कागज का टुकड़ा ही मुद्रा है क्या? वो
सिक्के ही मुद्रा है क्या? नहीं, मुद्रा के लिए एक ऑथेंटिक परिभाषा होगी। मुद्रा का अभिप्राय उस वैधानिक वस्तु से, वैधानिक मतलब होता है जो संविधान के अनुसार मान्य हो। वैधानिक का मतलब क्या होता है? जो संविधान के अनुसार क्या हो? मान्य हो, विधान के अनुसार मान्य हो। तो उस वैधानिक वस्तु से, कौन सी वस्तु जो संविधान के अनुसार मान्य है? जिसका उपयोग विनिमय माध्यम के रूप में किया जाता है। जिसका उपयोग किसमें किया जा रहा है? विनिमय माध्यम में, वस्तुओं के लेन देन में जिसका उपयोग किया जा रहा है। और जो वस्तु संवैधानिक रूप से क्या हो? मान्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मुद्रा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अगला देखो बेटा, मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो बेटा मरुस्थलीय मृदा की कोई दो विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता, मरुस्थलीय मृदा का रंग जो होता है लाल और भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा कौन से रंग की होती है? लाल और भूरे रंग की होती है। दूसरी, यह रेतीली होती है, लवणीय होती है या नहीं होती? ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है? मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? रेतीली होती है, लवणीय होती है, और कुछ भागों में तो इसमें लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों के जल को वाष्पीकृत करके नमक भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दो विशेषताएं हो गई। ठीक है, अगला देखो, मृदा संरक्षण के 4 उपाय बताइए। मृदा संरक्षण के 4 उपाय। ठीक है, तो मृदा संरक्षण की बात करें बेटा तो मृदा को बचाने के उपायों की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? मृदा को बचाने की बात कर रहे हैं। तो पहला है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई करके हम क्या कर सकते हैं? मृदा को संरक्षण करते हैं। समोच्च जुताई क्या होती है बेटा? ढलान वाली भूमि पर गोल गोल खेत को जोता जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गोल गोल खेतों को जोता जाता है। इसको बोलते हैं हम समोच्च जुताई। ठीक है, साधारण से हम खेतों को कैसे जोतते हैं? लंबा। लेकिन ढलान वाली भूमि पर खेतों को कैसे जोता जाता है? समोच्च आधार पर। ठीक है, अगला देखो, पेड़ों को कतार में लगाकर या रक्षक मेखला बना करके हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा, अत्यधिक सिंचाई पर प्रतिबंध लगा करके मृदा संरक्षण कर सकते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर मृदा संरक्षण कर सकते हैं। नदियों पर बांध बनाकर मृदा संरक्षण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैविक खाद का कम से कम उपयोग करके, रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करके हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो फिर मृदा संरक्षण होगा। ठीक है ना, या मृदा का बचाव होगा, वो भी। ठीक है, तो मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको इतने सारे कारण बता दिए। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो बेटा गेहूं की खेती की अगर हम बात करें तो गेहूं की खेती के लिए पहली बात तो है, गेहूं की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा नवंबर दिसंबर में हम गेहूं उगाते हैं, नवंबर में, तो उस समय कैसी होती है? ठंड का मौसम होता है। लेकिन जब गेहूं पक रहा होता है फरवरी में, जनवरी के लास्ट में, फरवरी में, तो एकदम खिली धूप की आवश्यकता होती है ताकि उसमें अंकुरण अच्छा हो जाए, उसमें दाना अच्छा हो जाए। ठीक है ना। दूसरा, इसके लिए सामान्य रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, इसके लिए मावट जो होती है वो सफिशिएंट होती है, लेकिन सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। तीसरा, जलोढ़ मृदा एवं काली मृदा गेहूं की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है। काली मृदा में और जलोढ़ मृदा में गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था बेटा कि गेहूं की खेती भारत के उत्तरी भागों में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर गेहूं की खेती भी अधिक होती है, पहला। दूसरा, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है क्योंकि भारत का उत्तरी मैदान गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई मृदा से बना है, क्योंकि जलोढ़ मृदा है वहां पर, इसलिए यहाँ पर गेहूं की फसल का उत्पादन अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार या कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो सबसे पहला, जोतों की या खेतों की चकबंदी की गई। ठीक है ना, अब खेतों को बांट दिया गया है, चकबंदी कर दी गई है। ठीक है। दूसरा, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई जमींदार नहीं है जिसको हमारे को टैक्स देना
है क्या ऐसा? कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति के माध्यम से क्या किया गया? हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। हरित क्रांति में हमने उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जिससे अधिक उत्पादन होने लगा, ठीक है ना। और हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं व चावल के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। चौथा है बेटा, पशुओं की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाई गई। पशुओं की नस्ल को सुधारा गया और दूध उत्पादन को क्या किया गया? बढ़ाया गया। बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी से बचने के लिए किसानों को फसल बीमा योजना चलाई गई। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना चलाया गया। केसीसी कार्ड चलाया गया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई, ठीक है ना। किसानों को सहायकी सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये सारे के सारे उपाय किसके लिए किए गए? सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला देखो आगे। किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, मैंने भी बोला था आपको। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना चलाई गई, ये भी बोला था मैंने आपको। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की घोषणा सरकार पहले करती है, समर्थन मूल्य जिसको हम बोलते हैं। सरकार बुआई के समय पर ही फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है कि इतने रुपए तक तो आप सरकार को बेच सकते हो, इससे अधिक में अगर बिकता है तो आप बाजार में बेच सकते हो, ठीक है। तो समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है सरकार के द्वारा। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है बेटा, छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? इसके कम करने की कोई दो सुझाव दीजिए। तो पहले बात तो हमारे को छिपी बेरोजगारी का मतलब पता होना चाहिए। छिपी बेरोजगारी जो है बेटा, इसको अल्प बेरोजगारी भी बोलते हैं। छिपी बेरोजगारी को इधर लिख देता हूं मैं। इसको अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है और इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी बोल दो, अल्प बेरोजगारी बोल दो, छिपी बेरोजगारी बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। अब इन तीनों का मतलब होता क्या है? इसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य में संलग्न होते हैं। जहां पर जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उससे अधिक व्यक्ति उस कार्य को कर रहे होते हैं। अगर अतिरिक्त व्यक्तियों को वहां से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन अतिरिक्त व्यक्तियों में प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। उसी को हम बोलते हैं छिपी बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी। इधर देखो, अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं परंतु उन्हें कार्य करने का अवसर उनकी क्षमता से कम मिलता है। अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगर उस अतिरिक्त व्यक्तियों को वहां से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अल्प बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, पहला, अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों और सेवाओं में वृद्धि हो, ठीक है ना। अर्थात कस्बों में, अर्ध ग्रामीण मतलब कस्बों में, ठीक है ना। तो कस्बों में हम बात करें तो क्या करें? उद्योगों की स्थापना की जाए, वहां पे सेवाओं की स्थापना की जाए तो वहां पे क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा, बैंक उचित ब्याज दर पर व्यक्तियों को ऋण दे ताकि स्वरोजगार कर सके। बैंक व्यक्तियों को ऋण दे, कहीं के लिए? स्वयं के रोजगार के लिए, ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सके। तीसरा, कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में नए रोजगार का प्रयास करना चाहिए, जैसे प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाए, जो कृषि आधारित उद्योग उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। चौथा, किसानों के उत्पादन के भंडारण के लिए शीत भंडारगृह की व्यवस्था कराई जाए। किसानों ने जो उत्पादन किया है बेटा, उन वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए, भंडारित करने के लिए शीत भंडारगृह होना चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में भी उन वस्तुओं को बेचा जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कार्यक्रम एवं योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
क्या किया जाना चाहिए बेटा? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रमों की स्थापना होना चाहिए, नई नई योजनाएं लागू होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक विस्तार किया जाना चाहिए ताकि रोजगार के अधिक अवसर का सृजन हो सके, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक विकास होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सार्वजनिक अगर क्षेत्र का विकास नहीं होगा, निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए काम करता है, सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण के लिए काम करता है जनता के, ठीक है ना। इसीलिए अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र की परस्पर निर्भरता को समझाइए। अब अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारा? अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आपस में निर्भर है, इसको समझाना है। कैसे है? तो स्वाभाविक सी बात है, सब आपस में निर्भर है या नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र जब वस्तु उत्पादित कर रहा है या उगा रहा है या प्रकृति हमारे को दे रही है, वो द्वितीयक के लिए कच्चा माल है, ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र परिवहन के माध्यम से कारखानों तक, तो आपस में जुड़े हुए हैं ये सब, ठीक है। इधर देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र के एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। मैंने भी समझा आपको क्यों निर्भर है। प्रत्येक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को वस्तु एवं सेवाएं बेचता है, ठीक है ना। प्रत्येक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को क्या करता है? वस्तु या सेवाएं बेचता है, प्रदान करता है, तथा अपने स्वयं की जरूरत की वस्तुएं अथवा सेवाएं अन्य क्षेत्र से खरीदता है। अपने स्वयं की जरूरत की जो अन्य वस्तुएं सेवाएं उनको भी खरीदने का काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः न कि पूर्णतः प्रकृति पर प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु प्राप्त होती है उसको विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमें प्रकृति ने गन्ना दिया, हमें प्रकृति ने क्या दिया था? गन्ना। हमने द्वितीय क्षेत्र के माध्यम से उस गन्ने से चीनी गुड़ बनाया, नहीं बनाया, तो हमने रूप परिवर्तन किया या नहीं किया, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र की मांग द्वारा प्राथमिक क्षेत्र प्रभावित होता है। द्वितीय क्षेत्र की जितनी ज्यादा मांग होगी प्राथमिक क्षेत्र में उतनी मांग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मान लो चीनी का, मैंने गन्ने का उदाहरण दिया बेटा, चीनी ज्यादा बनानी तो गन्ना कहां से आएगा? कृषि से आएगा ना। तो कृषि का उत्पादन भी तो बढ़ाना पड़ेगा, कृषि का भी क्या करना पड़ेगा? उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो दोनों निर्भर हुए आपस में कि नहीं हुए, ठीक है। तथा द्वितीय क्षेत्र पूर्णतः प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर निर्भर रहता है। अभी बताया मैंने आपको, द्वितीय क्षेत्र का विकास तभी होगा जब प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा। प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा तो द्वितीय क्षेत्र का भी क्या होगा? विकास होगा। और जब दोनों का विकास होगा तो ही तृतीय क्षेत्र का विकास होगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि माल को कारखानों तक कौन लेके जाएगा? परिवहन। निर्मित माल को बाजार तक कौन पहुंचाएगा? परिवहन। तो परिवहन का भी विकास होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, करती या नहीं करती। खेत में गन्ना था, गन्ने को खेत से और कारखानों तक किसने पहुंचाया? परिवहन के माध्यम से, संचार के माध्यम से। पहुंचा नहीं पहुंचा? फोन पे बात होती नहीं होती व्यापारियों की। परिवहन के माध्यम से गन्ना खेतों से कारखानों तक पहुंचा नहीं पहुंचा। अब कारखानों तक गन्ना पहुंचा दिया हमने, अब गन्ने से हमने चीनी बना ली, तो चीनी को कारखानों से बाजार तक कौन पहुंचाएगा? परिवहन। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपस में विकास करेंगे तभी सभी क्षेत्र का क्या होगा? विकास होगा। जितना विकास प्राथमिक क्षेत्र का होगा उतना ही विकास द्वितीय क्षेत्र का होगा, उतना ही विकास तृतीय क्षेत्र का होगा, ठीक है ना। तो तीनों एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, असंगठित और संगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर बताइए। तो बेटा संगठित और असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे अंतर। पहला संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र के उद्योग प्रतिष्ठान के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सरकारों से पंजीकरण कराना पड़ता है। संगठित क्षेत्र के जो भी उद्योग होते हैं या क्षेत्र होते हैं उन्हें सरकार के द्वारा पंजीकृत कराया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, इसमें दुकानों प्रतिष्ठानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। दूसरी विशेषता, आवश्यक होता है कि संगठित क्षेत्र निर्धारण नियमों विनियमों का पर कार्य करता है। ये नियम विनियम सभी नियोक्ताओं, कर्मचारियों, श्रमिकों पर समान रूप से लागू होते हैं।
संगठित क्षेत्र जो होता है बेटा, यह कानूनों और नियमों के अनुसार काम करता है और कानून और नियम सभी कर्मचारियों, नियोक्ताओं या श्रमिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में कानून तो होते हैं, नियम तो होते हैं, परंतु उनका पालन नहीं किया जाता, परंतु उनका पालन नहीं होता। ठीक है ना। तीसरा अंतर देखो बेटा, संगठित क्षेत्र में काम करने की अवधि और काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। संगठित क्षेत्र जो होता है उसमें कार्य एक निश्चित काम करना होता है व्यक्ति को, पहला तो। दूसरा, उस निश्चित काम का भी एक निश्चित समय होता है, एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता उसको संगठित क्षेत्र में। ठीक है ना। और पूर्व निर्धारित वेतनमानों पर नियुक्त किया जाता है जो पहले से निर्धारित है। उन्हें निर्धारित सैलरी के अनुसार काम किया जाता है। इसमें सैलरी प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती है। ठीक है ना। इन्हें नियमानुसार विभिन्न प्रकार के भत्ते, परिवहन, आवास, महंगाई, बोनस, चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की जाती। इनकी सैलरी बढ़ती, इनको बोनस दिया जाता है। ठीक है ना। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनका वेतन जो होता है वो भी समय पर नहीं दिया जाता। ठीक है ना। वेतन निश्चित नहीं होता है, कम ज्यादा होता है। ठीक है। निर्धारण नहीं होते हैं, वे मजदूरी दिखते हैं। ठीक है ना। वे कम मजदूरी दिखाते हैं। जो रखते हैं उनको क्या देते हैं, मजदूरी तो कागजों में क्या करते हैं, बहुत कम प्रदान की जाती है। उनको अधिक देते हैं, लेकिन कागजों में तो अधिक होती है, लेकिन उनको दिया बहुत कम जाता है। ठीक है ना। भत्ते मनमाने ढंग से देते हैं, मतलब भत्ते तो देने का काम ही नहीं होता इसमें। ठीक है। रोजगार नियम ना होने के कारण उन्हें आंशिक वेतन वृद्धि, मतलब वेतन वृद्धि भी नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र में सैलरी भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। या बढ़ेगी तो बहुत कम मात्रा में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि श्रमिक संगठनों का अभाव है। अगर श्रमिक संगठन होंगे तो फिर असंगठित क्षेत्र को दबाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसमें ना तो आवश्यक इनको अवकाश प्रदान किया जाएगा, न इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, इनके अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त समय का पैसा भी नहीं दिया जाता। ठीक है। तो ये असंगठित क्षेत्र में है। अगला है, भारत में वैश्वीकरण के कोई 3 प्रभाव को समझाइए। तो सबसे पहले तो हमारे को वैश्वीकरण का परिभाषा आती है, हमारे को मैंने बताया था अभी आपको। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। ठीक है ना। वैश्वीकरण का मतलब क्या बेटा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के बाजार एक बाजार के समान कार्य करते हैं। सभी देश एक बाजार के रूप में काम करते हैं। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव, अगर भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की बात करें बेटा, तो वैश्वीकरण के एक समान प्रभाव नहीं है। इसने कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है, तो रोजगार भी प्रदान किया है, तो हानि भी है और लाभ भी है। ठीक है ना। पहला, वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ बेटा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपना निवेश बढ़ा दिया है, जिससे देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना। जब नई नई फैक्ट्रियां लगेगी, नए नए उद्योग लगेंगे, तो व्यक्तियों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नए रोजगार को निर्माण होगा। ठीक है। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण उपजी प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ बेटा, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए, जिससे व्यक्ति बेरोजगार भी हुए। तो एक तरफ लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा है। छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं, बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही है, लेकिन छोटे उद्योग क्या हो रहे हैं, बंद होने की कगार पर पहुंच गए। वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ बेटा, जो बड़ी भारतीय कंपनियां हैं, ठीक है, एशियन पेंट है, रेनबैक्सिन है, ठीक है, सुंदरम फॉर्टनर्स है, टाटा मोटर कंपनी है, तो ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने वैश्वीकरण के कारण अपना लाभ को क्या किया, बढ़ाया है। ठीक है ना। एवं उनकी विस्तार विदेशों तक हुआ है और ये विदेशों तक पहुंच गई है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ठीक है ना। विकास मापने का
यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो इधर देखो बेटा, विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। विश्व बैंक विकास का निर्धारण कैसे करती है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है, यह मापदंड विकास मापने का एक अपर्याप्त और दोषपूर्ण मापदंड है। ये क्या है? अपर्याप्त है और दोषपूर्ण है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शैक्षिक और स्वास्थ्य स्तर को भी आधार मानती है। यूएनडीपी जब मानव विकास का निर्धारण करती है बेटा, तो प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं का, जिनको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, इन तीनों के आधार पर मानव विकास का निर्धारण करती है। जबकि विश्व बैंक केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास का निर्धारण करती है। हो सकता है किसी देश की जनसंख्या कम तो वहां की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, क्योंकि सभी देशों की जनसंख्या असमान है या नहीं है? इस प्रकार यूएनडीपी द्वारा अपनाए गए विकास के मापक हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, जन्म के समय आयु संभावित, जिसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? जीवन प्रत्याशा। तीसरा है बेटा 15 वर्ष की जनसंख्या में साक्षरता दर, तीनों स्तर पर सकल नामांकन अनुपात, ये 3 स्तर है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, ठीक है ना। तीनों स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का नामांकन कितना है, माध्यमिक स्तर पर बच्चों का नामांकन कितना है और उच्च शिक्षा में बच्चों का नामांकन कितना है, इस आधार पर यूएनडीपी विकास का निर्धारण, मानव विकास का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में कोई दो अंतर स्पष्ट करने हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र अधिक लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए लाभ कमाना इनका भी उद्देश्य होता है, लेकिन इनका प्रमुख उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना। सार्वजनिक क्षेत्र अधिक पूंजी निवेश करने वाली योजनाओं में पैसा निवेश करते हैं, जबकि निजी क्षेत्र अधिक पूंजी निवेश करने वाली सेवाओं में अपना पैसा निवेश नहीं करती है। अगर निजी क्षेत्र अपना पैसा निवेश करती है तो वह अधिक लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, अधिक महंगे होते हैं, ठीक है ना। देखो, निजी क्षेत्र में उद्योग उपकरणों पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदी टायर, बजाज स्कूटर्स, ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है। जबकि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग उपकरणों पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार या सरकारी एजेंसियों का स्वामित्व होता है, ठीक है ना, जैसे डाकघर सरकारी, रेलवे, आकाशवाणी, ठीक है बेटा। तो ये सार्वजनिक उपकरण है या नहीं है? अगला देखो, निजी क्षेत्र में उत्पादन, विपणन संबंधी निर्णय निजी स्वामियों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं। निजी क्षेत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो व्यक्ति विशेष या मालिक के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में नीति निर्धारण मतलब कानून के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, ठीक है ना। निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। उत्पादन विपणन संबंधी क्रियाएं इसी उद्देश्य से प्रेरित होती है, ठीक है ना। और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना न होकर सामान्य की जन कल्याण की योजनाओं को प्रोत्साहित करना है, लागू करना है, जन कल्याण करना है। लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसा ही बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी दृष्टि में विकास की धारणीयता के हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो पहला है बेटा, विकास का ऐसा स्तर बना रहना चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी बना रहे, अर्थात सतत पोषणीय विकास के आधार पर हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। सतत पोषणीय आधार का मतलब यही होता है बेटा कि हम संसाधनों का उपयोग हम भी कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ी भी कर सके और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरा है, विकास के धारणीय स्तर एवं प्रकार में
भावी पीढ़ी की उत्पादकता को भी हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को संतुष्ट करने पर बल देना है। मैंने समझाया भी आपको। विकास की धारणीय स्तर पर भावी पीढ़ी की उत्पादकता को मतलब आने वाले के लिए भी वस्तुएं उपलब्ध हो जाए, संसाधन उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना, उसी हिसाब से इनका उपयोग करना है। तीसरा है बेटा पर्यावरण को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना, ठीक है। चौथा है गैर नवीकरण संसाधनों के कुशल प्रयोग एवं नवीकरणीय संसाधनों के अधिक प्रयोग पर बल देना है, ठीक है ना। गैर नवीकरण संसाधनों का कुशल प्रयोग किया जाए, क्योंकि एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएंगे, दोबारा बनेंगे नहीं, इसलिए इनका विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। जबकि नवीन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग, जो नवीकरण संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो राजस्थान का अर्धशुष्क आता है तो पश्चिमी राजस्थान हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल का संग्रहण टाका अथवा भूमिगत टैंक, ठीक है ना, इसका मुख्य क्या है, टाका अथवा भूमिगत टैंक के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर, ठीक है ना, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग सभी घरों में पीने के लिए वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है, ठीक है ना। लगभग सभी घरों में वर्षा के जल को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। यहाँ घरों में भूमिगत टैंक अथवा टाका बनाया जाता है, ठीक है ना। भूमिगत टैंक अथवा टाका यहाँ पर लगभग सभी घर में बनाया जाता है। इसका आकार एक बड़े कमरे के बराबर हो सकता है। भूमिगत टैंक का आकार या टाके का आकार एक बड़े कमरे के बराबर भी हो सकता है। सामान्यतः यहाँ टाका 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो टाका पाया गया है वो कितना लंबा है, यहाँ पर टाका 6.1 मीटर गहरा है, 4.27 मीटर लंबा है, 2.44 मीटर चौड़ा है। इस टैंक को मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। टाके को जो कहाँ बनाया जाता है, मुख्य घर मतलब कमरे में या आंगन में बनाया जाता है, तथा घरों की ढलाव छतों से पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है और घर की छतों से पाइपों के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। इस प्रकार छतों से वर्षा का जल टैंक में एकत्रित हो जाता है, क्योंकि वर्षा का जो जल आएगा छत पर वो पाइप के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा, टैंक तक पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। यह जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। इस जल को हम क्या कर सकते हैं, अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित कर सकते हैं, तथा जल की कमी वाले दिनों में इस जल का उपयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में जल की कमी कब होती है, गर्मियों के मौसम में। तो गर्मियों के मौसम में या जल की कमी वाले दिनों में भूमिगत टैंक या टाके के जल का उपयोग किया जाता है। कुछ घरों में तो टाकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं। कुछ घरों में पश्चिम राजस्थान में टाकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि गर्मी में उनमें वो क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है, ठीक है ना। खड़ीन या जोहड़ की बात करें अगर हम, तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किए जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं, जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके तथा संरक्षित जल को कृषि काम में प्रयोग किया जा सके, ठीक है ना। उस गड्ढे में एकत्रित जल से क्या किया जाता है, सिंचाई का काम किया जाता है और कृषि कार्य में उस जल का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन तथा अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण है, ठीक है ना। खड़ीन या जोहड़ जो हम बोलते हैं, ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन है बेटा, छत वर्षा जल संग्रहण पर टिप्पणी लिखिए। तो छत वर्षा जल संग्रहण की बात करें हम, तो सबसे पहला पीवीसी पाइप के इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। पीवीसी पाइपों के माध्यम से जल को कहाँ लाया जाता है, टैंक तक लाया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल को छाना जाता है।
लास्ट में जहाँ पर टाँके के कोने पर या टाँका जहाँ पे टाँके में पानी गिरता है वहाँ पर ईंट या रेत के माध्यम से उस जल को क्या किया जाता है, छानने का काम। वहाँ पे ईंट या रेत की चुनाई कर दी जाती है, टाँके से पानी आता है, ईंट से छन करके टाँके में पहुँचता रहता है। तीसरा, भूमिगत पाइप के द्वारा जल होज तक ले जाया जाता है। भूमिगत पाइप के माध्यम से होज, टाँका, टैंक तक जल को ले जाया जाता है, जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ पर इस जल का उपयोग क्या कर सकते हैं, हम तुरंत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्षा का जल है तो शुद्ध जल का शुद्ध रूप माना जाता है। होज से अतिरिक्त जल बेकार पड़े कुओं तक ले जाया जाता है। जो जब हमारी होज कंप्लीट हो जाती है, टाँका टैंक पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो फिर होज से कुएं से पाइप के माध्यम से जुड़ा होता है ताकि वो उस जल का उपयोग हो सके। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। कुएं का जल जो होता है वो भूमिगत जल का पुनर्भरण करने का काम करता है। बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षात्मक उपाय बताइए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षात्मक उपाय। तो बाढ़ से बचाव के 3 सुरक्षात्मक उपाय है बेटा। बाढ़ से बचाव हेतु बांध बनाए जाने चाहिए, ठीक है ना। अगर बाढ़ से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, नदियों पर और सहायक नदियों पर बांध बना देना चाहिए। बांध बनाने से वर्षा जल एकत्रित हो जाएगा, पहला काम तो हमारे पास गर्मियों जल की कमी नहीं होगी, बांध बनाने से जल संग्रहण हो जाएगा। सहायक नदियों धाराओं पर अनेक छोटे व छोटे बांध का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जिससे मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके, ठीक है। क्योंकि सब नदियों का पानी सिमट करके मुख्य नदी में आता है तो बाढ़ का कारण बनता है। जब सभी नदियों पर, छोटी छोटी नदियों पर बांध बना दिए जाएंगे तो उनका पानी एक साथ मुख्य नदी में नहीं आएगा, तो बाढ़ भी नहीं आएगी निचले क्षेत्रों में। दूसरा है, नदियों के ऊपरी जल संग्रह क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ठीक है ना। नदियों के जहाँ से जल आ रहा है वहां पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अब इससे क्या होगा, वृक्षारोपण से क्या होता है बेटा कि मृदा का कटाव भी कम होता है, ठीक है ना। तीसरा, वर्षा जल का उचित संग्रहण किया जाना चाहिए। भौम जल पुनर्भरण के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्षा का जो जल है इसको संग्रहित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि भूमिगत जल जो है वो संग्रहण से ही क्या होगा, वर्षा के जल के संग्रहण से भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यह वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, व्याख्या कीजिए कैसे। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम हम जानते हैं, क्यों है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसे वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए ये मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा वस्तु विनिमय की कई कमियों को दूर कर सकती है। मुद्रा के उपयोग से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय आराम से हो जाता है। हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हमारे को सोचना पड़ता है, ठीक है ना। मुद्रा के कुछ ऐसे लाभ हैं जिनमें वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर किया है, ठीक है ना। जो दो वस्तु मिलने की दोष जो है बेटा उनको दूर करने का काम किया है। पहला, मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना जाता है। इसका अर्थ है कि इसका उपयोग किसी भी वस्तु या सेवा को आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना जाता है या नहीं माना जाता है, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी वस्तु या सेवा के लिए मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्य मापने में आसानी होती है। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण हो जाता है। जैसे हम स्टेशनरी पे जाते हैं, 5 रुपए का पेन लेते हैं तो हमारे को 5 रुपए ही देने, 10 रुपए वाला पेन लेते तो 10 रुपए देने, तो मूल्य निर्धारण हुआ या नहीं हुआ। 15 रुपए का पेन लेते तो 15 रुपए देने, 5 रुपए का इरेजर लेते हैं, रबड़ लेते हैं तो हमें 5 रुपए देने। तो किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुद्रा के उपयोग से दोहरे संयोग की समस्या दूर हो जाती है। मुद्रा के उपयोग से दोहरे संयोग की समस्या क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे पास पेन है और मुझे रबड़ की आवश्यकता है, तो मैं बाजार में ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसको वो पेन की आवश्यकता हो। मेरे पास पेन बहुत सारे हैं और मुझे किसकी आवश्यकता है, रबड़ की, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास रबड़ बहुत सारे हो और उसे पेन की आवश्यकता हो। क्या बाजार में ऐसा व्यक्ति मिल पाना आसान काम है क्या? बहुत कठिन काम है, ठीक है ना। तो ये मुद्रा के माध्यम से हम दोहरे सहयोग की समस्या को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं।
मुद्रा के उपयोग से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और व्यापार समझौते किए जा सकते हैं। मुद्रा के लेन देन से के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग होता है। हम किसी भी देश से वस्तु खरीदते हैं तो उसको मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं, ठीक है ना। मुद्रा के उपयोग से धन की बचत, निवेश, संचय करना आसान हो जाता है। अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम उसको बचाता है, हमारा पैसा मुद्रा बचती है तो हम बैंक में जमा कर सकते हैं, पैसों का भंडारण कर सकते हैं, संचयन कर सकते हैं, ठीक है। मुद्रा का मूल्य घटक नहीं है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, कभी भी नहीं घटता, इसलिए यह धन के भंडारण का एक अच्छा साधन है या नहीं है। मुद्रा का मूल्य कभी कभी नहीं होता। 100 रुपये तो 100 रुपये रहेंगे, वो चाहे आज या कल। आज से 50 साल पहले भी 100 रुपये थे और आज से आने वाले बाद 100 साल बाद भी 100 रुपये, उनका मूल्य 100 रुपये का 100 ही रहेगा, वो 50 नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम सोना खरीदते हैं, आज हमने सोना खरीदा 1 लाख का, आने वाले समय में हो सकता है वो 2 लाख का हो जाए, 4 लाख का हो जाए, 5 लाख का हो जाए, तो मूल्य बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। या कम भी हो सकता है 50,000 का रह जाए तो कम भी हो गया, लेकिन 100 रुपये करेंसी मूल्य है तो उसका मूल्य हमेशा क्या रहेगा, 100 रुपये ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बैंक से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। बेटा बैंक हमारे को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है, कोई सी भी 3 बतानी है हमारे को। बैंक हमारे पैसों को जमा करता है या नहीं करता है। बैंक जो होता है वो हमारी बचत पूंजी को जमा करता है। दूसरा, बैंक जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है या नहीं करता है। तीसरा, बैंक मुद्रा का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है या नहीं करता है। चौथा, बैंक हमें लॉकर की सुविधाएं प्रदान करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं ये हमें कौन प्रदान करता है, बैंक के माध्यम से, ठीक है ना। इधर देखो, बैंक हमें निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। मांग जमा की सुविधा। मांग जमा मतलब हमारी जो पैसा है, बचत है, उसको हम अकाउंट में जमा करा सकते हैं। हम अपनी अतिरिक्त नगद राशि को बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर जमा करा सकते हैं। बैंक से जमा स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं। बैंक उसको जमा करते हैं और उस पर हमारे को ब्याज भी देते हैं। इस प्रकार लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है। लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार धन निकालने की सुविधा मिल जाती है। मांग जमा का मतलब यही होता है बेटा, जब हमारे को आवश्यकता होती है तब हमारे को बैंक वापस हमारा पैसा लौटा देता है। हमारी आवश्यकता अनुसार हम बैंक से जब चाहे जब पैसा वापस निकाल के ला सकते हैं। हमारी डिमांड के अनुसार जमा है, जब हमने जमा करा तो करा दिया, जब हमें जरूरत पड़ी तो हम जब चाहे जब निकाल करके पैसे ला सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, चेक द्वारा भुगतान की सुविधा। बैंक हमें चेक के द्वारा भुगतान की सुविधा देता है या नहीं देता है, ठीक है। बैंक में खाता खोलने पर हमें चेक की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें हम नगद राशि निकालने की बजाय चेक द्वारा भुगतान कर सकते हैं। जब हम बैंक में खाता खुलाते हैं बेटा, तो बैंक हमें चेक, एटीएम जैसी, इंटरनेट जैसी सुविधा प्रदान करता है या नहीं करता है। इन सब के माध्यम से हम अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा है ऋण प्रदान करना, ऋण देना। बैंक द्वारा जमा राशि का इस्तेमाल लोगों ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराते हैं, जो व्यक्ति अपनी बचत पूंजी को क्या करते हैं, बैंक में जमा कराते हैं, बैंक उन पैसों का क्या करती है, बैंक अपने पास जमा धन का 85% भाग ऋण के रूप में, किसके रूप में बेटा, ऋण के रूप में प्रदान करती है। ये क्या करती है, लोन देने का काम करती है। हम अगर बैंक में 100 रुपये जमा कराते हैं तो बैंक 85 रुपये को ब्याज पर दे देती है, ऋण के रूप में दे देती है, ठीक है ना। तो किनको देती है, जिन व्यक्तियों को आवश्यकता होती है उन्हें ऋण प्रदान करती है। इस प्रकार बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं और जमाकर्ताओं और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो मेरा पैसा तो बैंक के पास है, सुरक्षित है। अब बैंक ने मेरा पैसा किसको उधार दिया है, किसको ब्याज पे दिया है, हमें क्या पता है। तो बैंक मध्यस्थता का काम कर रहा है। बैंक एक हाथ से पैसा लेता है और दूसरे हाथ से ऋण के रूप में प्रदान करता है। एक हाथ से बैंक में जमा कर दिया बैंक ने और दूसरे हाथ से क्या कर दिया, जिसको आवश्यकता है उसको ऋण दे दिया। तो मध्यस्थता का काम कौन करता है, बैंक करता है। हम अपने पैसे किससे मांगेंगे, बैंक से। बैंक ऋणी से पैसा वसूल करेगा या नहीं करेगा, वो उसका स्तर है, वो उसका काम है, ठीक है। हम क्या ऋणी के पास जाएंगे क्या डायरेक्ट पैसा लेने, हमें पता थोड़ी ना हमारा पैसा किसको दिया है, ठीक है। तो बैंक इसमें क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है। बैंक हमारे को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है या नहीं करता बेटा।
बैंक हमारे को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। बैंक में हम लॉकर खुलाते हैं, उसमें हम हमारे जरूरी कागजात, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं रख सकते। बैंक पैसों का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे करता है। यह बैंक जो है बेटा पैसों का हस्तांतरण अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से करता नहीं करता। जैसे मान लो आप यहाँ हो, कोटा में पढ़ रहे हो, निशान कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हो, आपके फादर गांव में रहते हैं, आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आपने पापा के पास फोन किया, पापा ने गांव से पैसे अकाउंट में डाले आपके में, और आपको यहाँ कोटा में प्राप्त हो गए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पैसा पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? बैंक के हैं। ठीक है, क्लियर? और इसी के साथ बेटा हमारे टेस्ट सीरीज का पेपर समाप्त होता है। हम आपसे सेकंड पेपर के साथ, सामाजिक का दूसरा जो पेपर होगा उसके साथ दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक आप निशांत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आपकी सफलता 100% निश्चित है।